कार खरीदते हैं तो उसके साथ ओन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये आपको लेना ही लेना है। इस बीमा के साथ आपको अब कई तरह के ऐड ऑन भी मिलने लगे हैं। साथ में अब मोटर बीमा जो है आप केवल एक गाड़ी का नहीं, अगर घर में 2-3 कार हैं तो सबके लिए ले सकते हैं। लेकिन जब छोटी मोटी चोट आती है तो उसके लिए क्या आपको वर्कशॉप जाना चाहिए? नो क्लेम बोनस को इस्तेमाल करने के पहले किन बातों का ख्याल रखें और कैसे चुनें अपने लिए एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? इस पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रोमोर फिनटेक की को-फाउंडर निशा सांघवी। थैंक यू सो मच निशा, आपने वक्त निकाला। आप ट्रूली हमारी गाइड रही हैं जब भी हम मोटर इंश्योरेंस पर बात करते हैं, तो थैंक यू वंस अगेन। सबसे पहले तो मोटर इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं निशा, आप इन चेंजेस को कैसे देखती हैं? और जब आप कोई कार के लिए इंश्योरेंस चुन रहा है तो उन्हें आप किन बातों को कहती हैं उनको गौर करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है एक चेन से गुजर रहा है। थैंक यू प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर। आपके साथ शो करने में मजा आता है। आपका जो सवाल है ऑन मोटर इंश्योरेंस के हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए और जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि द न्यू IRDAI चेयरमैन, उन्होंने इतना फ्री हैंड दिया है कि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को ये कहा गया है। प्लस जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके जो फीचर्स हैं, पहली बार ऐसे हर इंश्योरेंस कंपनी से लॉन्च कर रही है। ड्राइव एज यू पे, आप जितने दिन चलाते हो उतने दिन के ही पैसे दो। फ्लोटर इंश्योरेंसेस बिटवीन कार्स, अगर एक फैमिली में 4 से 5 व्हीकल है तो उसका इंश्योरेंस साथ में कैसे लिया जा सकता है, सेम एज हेल्थ इंश्योरेंस। ये तो यूनिक फीचर्स है जो हम देख रहे हैं आजकल। तो इनोवेशन है, इट विल कम विथ कैवियट ऑल्सो। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारी सूटेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे हमें इंश्योरेंस लेना है। तो निशा, आपकी राय में वो कौन सी 3-4 चीजें जो आपको मस्ट हैव एक मोटर बीमा में होना चाहिए, जो आप कहती है इन बॉक्सेस पर आप जरूर चेक करें अगर आप एक कार इंश्योरेंस ले रहे हैं? श्योर। सो जब भी हम बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस की, एक तो जब हम कार खरीद रहे हैं जिनके लिए फर्स्ट कार होती है या चेंजिंग द कार एंड अपग्रेडिंग द व्हीकल, तो एक वो इमोशनल डिसीजन होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम सोचते नहीं है, हम डायरेक्टली जाके जो भी डीलर हमें बेच रहा है हम बोलते ओके ओके, सब कुछ कवर होना चाहिए, ये हम कहते हैं। और जनरली जीरो डेप्रिसिएशन को बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है। सो जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कार 2 या 3 साल पुरानी है और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो जो भी पार्ट रिप्लेस होता है एक्सीडेंट की वजह से, इट मींस क्लेम के वक्त, तो उस पे जो एक्चुअल कॉस्ट है आज की, तो वो उसके साथ मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन कंसिडर्ड है बिकॉज आपके पास वो एड ऑन था। ओके। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के राइडर्स हैं, जो एड ऑन्स जैसे हम कहते हैं, जैसे कि कंज्यूमेबल्स है, या रिटर्न टू इनवॉइस RTI है, ये सारी चीजें जीरो डेप्रिसिएशन फीचर लेने से नहीं आती है। सो व्हाट आर कंज्यूमेबल्स? कंज्यूमेबल्स आर बेसिकली द बेसिक ऑयल और द लुब्रिकेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू सर्विस योर कार ड्यूरिंग द क्लेम प्रोसेस, कि कोई नट बोल्ट है, ये सारे कंज्यूमेबल्स में आते हैं। तो ये छोटा एक पोर्शन होता है क्लेम का। तो अगर ये आपने राइडर लिया है एड ऑन के तरीके में, तो आपको ये पैसा बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी देगी। और अगर आपने नहीं लिया है तो आपको वो 3-4 हजार रुपए भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक प्लस तो आप जीरो डेप को मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिए, वो आपका पूरा कवर नहीं होगा, वो बस आपके कार के डेप्रिसिएशन वैल्यू को ये करेगा। एक और चीज़ जो मिसअंडरस्टैंड होती है, मुझे पता है आप कुछ ऐड करना चाहती थी, वो इसमें ऐड कर दीजिएगा, वो है नो क्लेम बोनस। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है निशा, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो जाती है कि मुझे लगता है अभी हम आपने बात की पहली कार है, उसमें कुछ चोट आ गई है, तो क्या हमें नो क्लेम बोनस से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने बीमा को इस्तेमाल करना चाहिए? इसका कैसे आप मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठाएं नो क्लेम बोनस का? सो बहुत ही आई मीन ट्रिकी सिचुएशन होती है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है, छोटी सी खरोच आ गई है, लेकिन हमें खरोच अच्छी नहीं लगती है देखने के लिए, तो हम सोचते हैं कि क्लेम कर लेते हैं। हाँ। इंश्योरेंस लिया है तो क्लेम तो कर ही लेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि क्लेम करने से हमारा कितना नुकसान होगा इन द फ्यूचर रिन्यूअल। सो मान लीजिए कि आप बोलते हो कि 10% फर्स्ट ईयर में जब भी आप ये क्लेम करते हो, तो उसमें आपको क्लेम फ्री ईयर में 20% मिलता है। तो 20% क्लेम फ्री ईयर ऑन दी बेसिक प्रीमियम। तो बेसिक जो OD प्रीमियम हम बात करते हैं उस पे प्रीमियम कॉस्ट लगती है। तो अगर मान लीजिए कि जब भी हम इंश्योरेंस में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर कॉस्ट ऑफ
रिपेयर इज से 5,000 रुपीज, और डिडक्टेबल ही 5,000 रुपीज है इंश्योरेंस पॉलिसी में। डिडक्टेबल इज दैट पोर्शन जो आपके इंश्योरेंस का क्लेम आने पर पहला 5,000 रुपया वो नहीं देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट यू सिलेक्टेड, डिडक्टेबल डिफाइन होता है 1,000 रुपया, 2,000 रुपया या 5,000 रुपया। तो वो पहला एक्सपेंस जब भी क्लेम आएगा तो वो आपको अपने जेब से देना है। तो मान लीजिए कि उतना ही वो इक्विवेलेंट है, तो आपने क्लेम लेके नो क्लेम को जीरो कर दिया और आपको छोटा सा अमाउंट मिला जो आपका आफ्टर डिडक्टेबल है। तो ये चीज, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। राइट तो फिर आप जो है नो क्लेम बोनस का जो बेनिफिट है वो आगे के साल में वो आपको वो जो है डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक छोटे से खर्चे के लिए उसे एग्जॉस्ट कर दिया है। आपने अभी जीरो डेप राइडर की बात की, अब तो बहुत तरह के राइडर्स और एड ऑन कंपनियां दे रही हैं। एक ईएमआई प्रोटेक्टर एड ऑन दे रही हैं, अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो आप ईएमआई नहीं देना चाहते हैं। तो आपको कौन से एड ऑन सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? कोई ऐसा एड ऑन जो आपकी नज़र में आया हो और आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा एड ऑन है जो आपके पास होना चाहिए? मेरा फेवरेट राइडर जो है वो है रिटर्न टू इनवॉइस, आरटीआई कहते हैं हम। ओके। लोग जनरली से एक्सक्लूड कर देते हैं प्रीमियम कम करने के पीछे, बट ये छोटा सा प्रीमियम होता है ओवरऑल आपके टोटल प्रीमियम का। ये इसलिए हम लेने के लिए एनकरेज करते हैं। मान लीजिए कि आपकी व्हीकल चोरी हो गई या कंप्लीटली डैमेज हो गई, 100% डैमेज, सो इट मीन्स इफ यू हैड द रिटर्न टू इनवॉइस राइडर इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको पूरी एक नई कार दी जाती है बाकायदा। तो अगर मान लीजिए आपने जनवरी 21 में खरीदी है गाड़ी जो 20 लाख की थी, और जनवरी 23 में वो कार को डैमेज हो गया, तो टेक्निकली 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो वो 2 इयर्स के बाद उस सेम कार की वैल्यू मान लीजिए 20 लाख की जगह अभी वो 25 लाख है। तो अगर आप वही कार नहीं खरीदने चाहोगे तो 25 लाख रुपए देने हैं। तो अगर आपके पास ये आरटीआई का राइडर है तो आपको डेफिनेटली पूरा 25 लाख रुपया देना नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस की वजह से आपको पैसा मिल जाएगा। ओके सो आरटीआई राइडर ये है निशा का फेवरेट राइडर, और मुझे लगता है काफ़ी काम का भी है। अच्छा, जब कोई पुरानी कार, सेकंड हैंड यूज्ड कार या प्री लव्ड कार्स आजकल ये टर्म यूज करते हैं, कोई प्री लव्ड कार खरीद रहा है, सेकंड हैंड कार खरीद रहा है, तो इसमें इंश्योरेंस जो उस कार का मौजूद है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट? इसकी क्या प्रक्रिया होती है, या फिर मुझे एक नया बीमा लेना पड़ेगा अगर मैं सेकेंड हैंड प्री यूज्ड कार खरीद रही हूँ तो? सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड जो लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। आपने सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली, आपने इंश्योरेंस ट्रांसफर के बारे में सोचा ही नहीं, या आपने डिले किया, आपने सोचा कि मैं बाद में कभी तो कर लूंगी या कर लूंगा। तो इससे इश्यू क्या होता है, अगर इस ड्यूरेशन में अगर क्लेम आता है, ठीक है, सो गाड़ी के आरसी पे चेंज हो गया। RC is your registration card, your certificate, which defines the owner of the vehicle. तो अगर उस पे चेंज हो गया और इंश्योरेंस पे चेंज नहीं हुआ तो आपको क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जब भी ये प्रोसेस हो रही है तो जो प्रीवियस ओनर है वो अपना नो क्लेम बोनस लेके जा सकता है, और आपको नए से शुरू करना है, और मिडिल ऑफ द पॉलिसी ईयर है तो आपको डिफरेंस इन एनसीबी का पैसा आपको भरना है। Okay. सो एग्जाम्पल, सपोज अगर कार का प्रीमियम जो प्रीवियस फर्स्ट ओनर ने पे किया है वो से 20,000 है, और मिड ईयर में प्रो रेटा जो कैलकुलेशन होगी एनसीबी को माइनस करके, उस व्हीकल में मान लीजिए 30% की एनसीबी थी, तो वो 30% हैज टू बी 35%, सॉरी 35% हैज टू बी डिडक्टेड, एंड दैट मनी हैज टू बी पेड बाय द सेकंड ओनर, द न्यू Okay. ओनर व्हिच कम्स इनटू पिक्चर। या सो शुड वी गेट इट ट्रांसफर्ड या फिर नया ही हमें लेना पड़ता होगा? नहीं, दोनों कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मिड ईयर में कर रहे हैं तो आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस पे प्रीवियस ओनर ने पे किया है, आपको सिर्फ एनसीबी ट्रांसफर का पैसा देना है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट यू शुड डू एज अ ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस, बिकॉज नो क्लेम तो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि वो आप फर्स्ट ओनर हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एनसीबी तब से शुरू होगा। सो वो हमें ध्यान में रखना है। और सेकेंड है कि अगर आप नया भी लेते हो तो आपका इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो इक्विवेलेंट, तो आज से आप प्रीमियम दोगे और पॉलिसी आज से शुरू होगी। ओके सो दोनों ऑप्शन है, आपको क्या सूट करता है ये आपको देना होगा। अच्छा, इन दिनों मोटर फ्लोटर बीमा, आपने भी इसका जिक्र किया कि आप जो है फैमिली में कितने मेंबर हैं उस हिसाब से ले सकते हैं, ये किन लोगों के लिए सही रहता है एक फ्लोटर प्लान? ये आपको कैसा लगता है, आप सजेस्ट करती हैं जिस हाउस होल्ड में मल्टीपल कार हैं उनके लिए? तो प्रियंका, एडवांटेज मैं पहले एडवांटेज बताती हूँ फिर डिसएडवांटेज बताती हूँ। तो एडवांटेज ये है कि बिकॉज अगर 4 कार है घर में और 4 की बाइंग डेट अलग है तो इंश्योरेंस की डेट भी अलग है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि रेन्यूअल की डेट मिस हो जाती है, तो लोग बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हैं। तो ड्राइविंग अ कार विदाउट इंश्योरेंस इज अ क्राइम इन इंडिया। I mean, you can be jailed for that.
तो हमें ये ध्यान में रखना है। सो डेट अगर सेम रही, फ्लोटर ले लिया तो सबकी डेट सेम रहेगी, तो उसमें आपकी मिस नहीं होगी, सबका प्रीमियम ज्यादा साथ में देना है। तो एंड ऑल्सो इट विल गिव यू सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द पॉलिसी टुगेदर इन द फीचर वाइज ऑल्सो। ओके। ठीक है, इसकी ये अभी भी फेम मीन ज्यादा उसे फेम नहीं मिली है ये प्रोडक्ट को, तो लोग ये जो अभी भी इसको मल्टीपल समझ। कार है इसका ओनर एक ही होना चाहिए या मल्टीपल यस, ओनर? क्योंकि सेम ओनर, यस यस, सेम ओनर। ओके, सो दैट मीन्स कि अगर कि वाइफ और हस्बैंड के पास अलग अलग कार है तो वो एक साथ उनकी पॉलिसी क्लब नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते, ओके, सो यहाँ सेम ये ओनर ट्रिकी होना हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आपके पास एक कार है और एक टू व्हीलर है जो कि वाइफ दोनों का इस्तेमाल कर रही है, तो उन्हीं के नाम पर है, या हस्बैंड, तो एक वो फ्लोटर बीमा वहां पर ले पाएंगे, राइट? Yeah. ये एक मुझे लग रहा है यहाँ पे डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक ही ओनर हो घर में जितनी गाड़ियां हैं वो तो मुश्किल ही लगता है, राइट? राइट, या। ओके, और एक और इशू जो आता है कार का, जब एक्सीडेंट होता है कभी निशा, तो कंपनी के वर्कशॉप में हम जाते हैं तो बड़ा मोटा लंबा चौड़ा बिल वो हमें पेश कर देते हैं। वही काम जब हम एक लोकल वर्कशॉप में जाकर के पता करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो जो कॉस्ट हमसे कंपनी वाला वर्कशॉप ले रहा है उससे हाफ में रिपेयर हो जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करती है ऐसे वक्त में, क्या करना चाहिए? वर्कशॉप जो है ऑथराइज वहीं पर जाएं? अब क्या इसमें मेरे इंश्योरेंस पर फर्क पड़ेगा? सो देखिए, जैसे ही आपने क्लेम किया है एनसीबी चला जाएगा, नो क्लेम बोनस चला जाएगा, आपको वो ध्यान में रखना है। सो इफ दैट इज ओके, देन इट्स दैट्स नंबर वन लेवल फॉर यू टू गो थ्रू द क्लेम। नाउ व्हेन यू आप कॉस्ट के बारे में बात करते हो कि कॉस्ट वाइज एनसीबी, आई मीन द वर्कशॉप चार्जेस मोर वर्सेस द लोकल गाय। तो जनरली क्या होता है, वो जो जेन्युइन पार्ट्स वाला पोर्शन होता है, वेयर सपोज इफ इट्स अ मारुति कार, तो मारुति जेन्युइन पार्ट्स विच विल बी यूज्ड, और द प्रोडक्ट्स दैट आर सपोज टू बी गेट सर्विस्ड टू गेट द कार राइट, राइट, तो वो पार्ट में वो वर्कशॉप वाला ही वो जेन्युइन पार्ट्स यूज करेगा, उसकी गारंटी है। तो ओके। उसके लिए, उसकी वजह से आपको वर्कशॉप में क्लेम करना चाहिए। छोटी मोटी खरोच है और आपको लगता है कि आप खुद ही जेन्युइन पार्ट वाले शॉप से खरीद के आपके वो लोकल मैकेनिक को दोगे, वो ठीक कर देगा, तो दैट्स स्टिल ओके। बट जेनरिकली पूछेंगे तो वर्कशॉप में ही काम करवाना चाहिए, दैट्स व्हाट वर्क्स द बेस्ट। ठीक है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर वो कुछ एक्सटर्नल चीज़ें डैमेज हैं जो आपको दिख रही हैं, आप उसको एक वर्कशॉप से भी करवाए तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल कुछ भी इशू है, कुछ पार्ट चेंज करना है, तो आपको एक ऑथराइज्ड वर्कशॉप में जाना ही चाहिए।